यूपी इज़ अ भैया। तो ऐसा लगता था कि अपनी आइडेंटिटी छुपा लो, क्योंकि हम किसी गलत जगह पैदा हो गए हैं और लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। मैं एक प्रोड्यूसर के पास गया था, ही वॉज मेकिंग अ रीजनल फिल्म। उसने मुझे बुलाया और उसने बोला सब कुछ ठीक है, आप अपना मुंह बदलवा सकते हो क्या? कभी आपने संभावना को अपने आप से, अपने दिल से कहा कभी कि यार टोन डाउन हो जाओ, क्योंकि आप उतने फेमस नहीं थे एज कंपेयर टू संभावना, लोगों ने आपको लेसर फील करवाया? आ, अभी भी इनकम्प्लीट फीलिंग है अंदर से टू बी अ फादर और वो नहीं हो रहा है? कैसे समझौता किया उससे, या उसके आगे आप बढ़ चुके हैं? क्यों नहीं ऐसा लगता था कि यार ये जो जोड़ी है ना, ये इसके बीच में आकाश पाताल का फर्क है। तुम कहाँ से आते हो, वो कहाँ पर है। क्या संभावना के पिताजी ने आपको दिल से बेटा माना कभी? अगेन संभावनाज व्लॉग्स, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आते हैं, हेट भी बहुत ज्यादा मिलता है। करेक्ट। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाती है। सुनने में आता है कि भोजपुरी सिनेमा में मेल एक्टर्स डोमिनेट करते हैं और विमेन को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो सही है? देखिए, ऑब्जेक्टिफाई तो किया जाता है। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा इंक्लूसिव है? आई डोंट थिंक सो। आप बॉलीवुड में अभी भी एज एन एक्टर बड़ा बनना चाहते हो? मैं आया ही उसी लिए हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अविनाश द्विवेदी। मैंने अभी बहुत सारी बातें पूरे दिल से की है सिद्धार्थ कनन के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें उनके यूट्यूब चैनल को, कमेंट करें और लाइक करें। मेरे भाई बहुत फ्रेश लग रहे हो, क्योंकि मेरा एक्टर, राइटर, क्रिएटर फ्रेंड बहुत सक्सेस देखा है, स्पेशली विद धूपिया। कभी कभार हम लोग जब सक्सेस देखते तो लगता है कि यार यही मोमेंट के लिए मैं वेट कर रहा था और वो हो गया, वो वाला फीलिंग आया अंदर? हाँ, वो फीलिंग तो आया भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था मैं। और मैंने बहुत कुछ किया इस बीच में, लेकिन क्या है कि शुरू से ही बनना मैं एक्टर ही चाहता था। तो मैंने जो भी जर्नी ली, चाहे वो डांसर की, बैकग्राउंड डांसर या राइटर की, वो सब रास्ते होके मुझे एक ही जगह ले जाने थे कि मैं किसी तरीके से किसी रास्ते को पकड़ के एक्टिंग कर पाऊँ। लेकिन ऊपर वाले ने एक्टिंग के साथ-साथ इतनी सारी चीज़ें दे दी जो मुझे पता नहीं था कि शायद मैं कर सकता हूँ। और कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है, तो वैसा ही कुछ हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी। गोरखपुर के अविनाश के बारे में बताओ ना मुझे यार। गोरखपुर का अविनाश बहुत अलग है और वो काफ़ी अपने आप को छुपा के रखता है गोरखपुर का अविनाश, क्योंकि आ, लोग कहते तो हैं बी योर सेल्फ, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि आप बी योर सेल्फ रहें। तो गोरखपुर के अविनाश को मैं अपने अंदर रखता हूँ, उसको मैं कहानियों में ही निकालता हूँ, कैरेक्टर्स में ही निकालता हूँ। और वहाँ की मासूमियत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ के लोग। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है वहाँ पे कि जब 2 लोग वहाँ बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, और कोई आके यहाँ खड़ा हो जाए, तो हम 2 मिनट उसको देखेंगे कि भाई क्या सुन रहा है? हैं? यहाँ पे प्राइवेसी कुछ शब्द है, वहाँ प्राइवेसी नाम का कोई शब्द नहीं है। आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, कोई भी आके सुन सकता है, उसको अलाउड है। ये जो इनोसेंस है ना वहाँ की, जिससे ह्यूमर निकलता है, और सामने वाले को पता भी नहीं कि मैंने कुछ गलत किया या सही किया, या इसके कोई मायने हैं शहर में कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ होती है प्राइवेसी नाम की, कि 2 लोग बात करें तो हम खड़े क्यों नहीं हो सकते साथ में? तो गोरखपुर की जो यादें हैं वो ऐसी हैं। और पहले मुझे इतना नहीं लगता था, क्योंकि आप बचपन में अपने रूट्स को थोड़ा लाइटली लेते हो जहाँ से आप आते हो, और जब आप शहर में रहने आते हो तो कई लोग आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि आप जिस जगह से आए हो वो ख़राब है, और वो एक तरह की गाली बन जाती है। जैसे मैं दिल्ली में था, तो कैसे यूपी बिहार के लोगों को बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता था। मतलब बिहारी वॉज नॉट बिहारी, बिहारी वॉज अ गाली। आई एम नॉट अ बिहारी बट स्टिल यूपी इज़ अ भैया।
तो ऐसा लगता था कि अपनी आइडेंटिटी छुपा लो, क्योंकि हम किसी गलत जगह पैदा हो गए और लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। तो वो जो आइडेंटिटी छुपाना शुरू किया ना मैंने शुरू में, मेरे मम्मी पापा हमेशा घर में भोजपुरी में बात करते हैं बचपन से। मैं बहुत कम गाँव में रहा हूँ, लेकिन मुझे भोजपुरी आती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा उस भाषा में घर में बात किया है। और मैं आज बहुत लकी महसूस करता हूँ अपने आप को कि मुझे वो भाषा आती है। अगर नहीं किया होता तो कभी नहीं आती। लेकिन मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरे मम्मी पापा कहीं बाहर जाएँ तो गलती से भोजपुरी ना बोल दें, तो इनको पता चल जाएगा कि हम वहाँ से हैं, और ये पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गलत है, वहाँ पैदा होना गलत है। सोसाइटी ने ऐसा कर दिया था। धीरे-धीरे जब मुझे रियलाइज़ हुआ, यहाँ तक कि मैंने 10th बोर्ड में अपना सरनेम काट दिया था, कि यहाँ अगर कट जाएगा तो जीवन में कभी सरनेम आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ से हूँ, मेरी भाषा क्या है। इस वजह से जब धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा और मैंने काम करना शुरू किया, मैं मुंबई आया, तो मुंबई में फिर भी लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया, स्पेशली इंडस्ट्री के लोगों ने। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, उन्हें सिर्फ आपके काम से मतलब है, आपकी स्किल से मतलब है। तब मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं क्यों अपने रूट्स से दूर भाग रहा हूँ? क्योंकि अंदर से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ गोरखपुर को, भोजपुरी भाषा को, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ? फिर मैंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया धीरे-धीरे, और जब मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया तो मुझे एक होलसम की फीलिंग आने लगी। जैसे जब पौधा जड़ से कट जाता है ना, वो पौधा था मैं बीच में, अब वो जड़ आके जुड़ी है, और वो मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में इतना हेल्प कर रही है। आज जो दोपहिया सीरीज़ है, इट्स ऑल अबाउट यूपी बिहार। अगर मैं वहाँ नहीं रहता होता, मैंने वो कैरेक्टर्स नहीं देखे होते, मैंने वो दुनिया नहीं देखी होती, तो आज ये कहानी दुनिया के सामने नहीं आती, और ये कहानी मर जाती, इसका राइटर भी मर जाता अंदर ही। आपने कहा कि वो अविनाश को मैंने छुपाया क्योंकि लोग कहते हैं कि बी योर सेल्फ बट दे एक्चुअली डोंट मीन इट, है ना भाई? या वो अविनाश कैसे था, अगर मैं बोलूँ एक दो लाइन में डिफाइन करने के लिए? वो अविनाश बोलने से पहले ये सोचता नहीं था। बोलने से मेरा मतलब कि गाली देना नहीं, बट जो भी वो बोलना चाहता था, बोलने से पहले सोचता नहीं था कि सामने वाला मुझे जज करेगा या नहीं करेगा। ये फीलिंग धीरे धीरे आई कि सामने वाले मुझे जज कर रहे हैं। जब लोगों ने जज करना शुरू किया, तब पता नहीं था कि जज करना गलत होता है किसी को, उसकी भाषा के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसकी हाइट के आधार पे, वो कहाँ से आता है उसके आधार पे। पहले पता नहीं था। जब ये धीरे धीरे पता चला, जब हम छोटे थे तो हमें कहाँ पता था कि काले को काला बोल दो और नाटे को बौना बोल दो। हमारे लिए तो जोक्स होते थे, सबके लिए, उसमें मैं भी आता हूँ। हमें ये अवेयरनेस धीरे धीरे आई कि ये बात किसी को बुरी लग सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो भगवान की देन है उसका आप मजाक नहीं बना सकते, जो इंसान ऊपर से लेके आया है। और वो अविनाश बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि वोकल था। वो ये देखता नहीं था कि मैं चल रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ, और मैं डांस कर रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ। लेकिन उसके बाद ये सारी बातें अंदर आने लगी कि मैं खुद को दूसरों की नज़र से देखने लगा। क्या अब आप वो अविनाश हो या ये क्रिएटेड अविनाश हो दुनिया के लिए? मैं अब बहुत हद तक वही अविनाश हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि कहाँ पर मुझे वो अविनाश नहीं होना है, क्योंकि वो अविनाश को हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक्सेप्ट ना करने से मेरा मतलब है कि आज भी लोग हैं और होते ही हैं जो आपको जज करते हैं उसके आधार पे। क्योंकि दुनिया कहती है, मुझे लगता है ना कि दो सच होते हैं, एक होता है समाज का सच और एक होता है सच वाला सच, जो असली सच है। तो लोग कहते तो हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, कैसा बोलते हो, कौन सी गाड़ी से उतरते हो, इससे फ़र्क पड़ता है आप काम कैसा करते हो। नहीं, ये समाज का सच है। असली सच है, इससे फ़र्क पड़ता है आप कैसे दिखते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन सी गाड़ी से उतरते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, इससे फ़र्क पड़ता है। जिसके पास आप जा रहे हो आपको थोड़ा उसके हिसाब से बोलना पड़ता है, क्योंकि वो किस नज़रिए से आपके लिए बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम ये सोचते हैं हमें ये जॉब मिल जाए। हम कभी इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते कि वो क्यों मुझे जॉब देगा। तो वहाँ पर मैं क्रिएटेड अविनाश हो जाता हूँ।
लेकिन अपने दोस्तों के सामने, अपने घर में, अपनी वाइफ के सामने, अपने मम्मी पापा के सामने, जब मैं लिख रहा होता हूँ, जब मैं एक्ट कर रहा होता हूँ, तो मैं वो अंदर के अविनाश हो जाता हूँ। यार दिस फैसिनेटिंग, क्योंकि ये बैटल मैंने बहुत अपने आप से फाइट किया है यार, बहुत सालों से। ये मेरा सबसे बड़ा बैटल रहा है। क्रिएटेड सिद्धार्थ तो कुछ हद तक इस साइड है, और एक सिद्धार्थ जो बहुत इजी रिलैक्स्ड है। और ये क्रिएटेड सिद्धार्थ जो हाई एनर्जी था और है भी, वो फुली वो सिद्धार्थ नहीं है, बट एक पार्ट है, और लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे। तो मैंने उसको हाईलाइट किया, जहाँ पे एक पॉइंट आया यार भाई इसको ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया। सो अंडरस्टैंड, हम लोगों के अंदर ये फाइट होता रहता है। आपके अंदर भी ये फाइट हुआ कि यार गोरखपुर के अविनाश बाहर आ जाए यार। अभी आपने बैलेंस फाइंड कर लिया, आपको समझ आ गया कब क्या करना है, पर एक टाइम पे हुआ होगा जहाँ पे अंदर ही आप कहते थे यार बस अंदर के अविनाश बाहर आ जा। ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा कई बार हुआ है भाई। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम इंटरव्यू से पहले ही बात कर रहे थे, मैंने बहुत सप्रेस करके रखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो असली अविनाश है ना, उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है, और असली अविनाश बाहर आएगा तो गलत हो जाएगा। और ये जो मेरे को लोगों से इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उनकी आंखों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उससे मुझे लगा था। लेकिन शायद मैं गलत था, मुझे गलत लोग मिल गए थे उस वक्त। सेम हियर भाई। उन लोगों ने मेरे दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी। मैं एक प्रोड्यूसर के पास गया था, ही वॉज मेकिंग अ रीजनल फिल्म। उसने मुझे बुलाया और उसने बोला सब कुछ ठीक है, आप अपना मुंह बदलवा सकते हो क्या? तो मैं थोड़ी देर समझा नहीं इसका मतलब क्या हुआ। तो मुझे लगा प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहा है या क्या कह रहा है ये। कहता हूँ नहीं, पूरा नहीं, टेंशन मत लो, इसके ऊपर वाला, ये आपका ना माथा कुछ ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा कैमरे पे। तो मैं ना उस दिन से मैं मिरर में सिर्फ अपना माथा देखता था कि यार क्या कमी है जो आज तक किसी ने नहीं बोली और इसने देख ली, और ये प्रोड्यूसर है, सही बोल रहा होगा यार। लेकिन ऐसे मुझे कई लोग मिले जिन्होंने मुझे मेरे बारे में बताया। फिर धीरे धीरे जब अच्छे लोग मिले, सबसे बेस्ट तो मेरी लाइफ पार्टनर, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो सच बोलती है। उसको अगर मेरा काम खराब लगा है तो खराब बोल देगी, वो ये तक बोल देगी 2 कौड़ी का काम था, और अगर अच्छा लगा है तो अच्छा बोल देगी। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में जो कबीर जी का दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी बिछाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, कि आप अपने क्रिटिक को अपने बगल में रखिए, बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा वो। तो मेरी वाइफ मेरी इतनी बड़ी क्रिटिक है कि, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देती है। उसने और कई दोस्तों ने, जब मैंने बात करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि यार ये जो जिन लोगों से मैं मिला उन्होंने मेरी सोच को बदल दिया। और जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि ये लोग यहाँ पर हैं तो ये मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। हम कभी सोचते ही नहीं कि भाई कहीं रहने से और उम्र बड़ी होने से ऐसा नहीं कि वो आदमी मुझसे ज़्यादा जानता होगा। उसका एक ओपिनियन है मेरे बारे में, वो गलत भी हो सकता है। मुझे रियलिटी को रियलिटी की तरह देखना है। उसके बाद वो अंदर का अविनाश धीरे धीरे बाहर आने लगा, और उसमें बहुत हेल्प की व्लॉगिंग ने, क्योंकि मैं छुपता था। संभावना के लिए मैंने बोला आप व्लॉगिंग चैनल करो, आप बोलती बहुत अच्छा हो। वो मुझे व्लॉग में खींचती थी ना, तो मैं खाली ऐसे कैमरा में हाथ दिखाता था, पीछे से आवाज़ आती थी मेरी। आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे पुराने व्लॉग में मेरी आवाज़ पीछे से आती है, मैं नहीं आता व्लॉग में। तो लोग मेरी आवाज़ से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते थे कि यार कितना अच्छा ह्यूमर है, कितनी अच्छी बात करता है, पीछे से हंसा देता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं कैमरे के आगे आया, फिर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये ना मेरे मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई भतीजे, कुछ नहीं है, इनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, इनसे ज़्यादा सच कोई नहीं बोलेगा। उसको शायद मुझे रिजेक्ट करना था, तो उसे एक वो चाहिए था, वो आराम से भी बोल सकता था कि किसी और को ले लिया है। और उसने जो कॉन्फिडेंस दिया ना टू बी माई सेल्फ, वो कॉन्फिडेंस मैंने कैरी किया आगे, और फिर हर चीज़ में किया, राइटिंग में, एक्टिंग में, लोगों से मिलने में। लेकिन वो क्रिएटेड अविनाश है, उसकी जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको मैं आगे खड़ा करता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है इस दुनिया में।
संभावना से जब तुम मिले, वो अट्रैक्शन था इनिशियल लेवल पे, या दोस्ती थी और सोल टू सोल कनेक्शन हुआ, देन यू डिसाइडेड कि हम लोग कंपेनियंस बनेंगे, पार्टनर्स बनेंगे? मैं मुंबई आया था एक रियलिटी शो के लिए और उसका प्रोमो शूट हो रहा था मुकेश मिल में। तो मुकेश मिल में देखो, मैंने पहले ना भाई किसी भी एक्ट्रेस को देखा नहीं था, तो मेरे लिए ओम शांति ओम मूवमेंट था। जैसे उसमें हीरोइन जाती ना, आंखों में तेरी साड़ी लहराती हुई, मेरे लिए वो था। तो जब संभावना अपनी वैनिटी वैन से उतरी तो मुझे पता नहीं था कि आपके साथ में इतने सारे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, कोई आपकी सैंडल पकड़े हुए है, कोई आपकी साड़ी पकड़े हुए है, और मुझे ऐसा लगा कोई प्रिंसेस आ रही है, उसके साथ 5 लोग चल रहे हैं। ये कौन सा साल था? ये था 2010। और जब मैंने वैनिटी से आते हुए देखा तो हम तो कंटेस्टेंट थे, हमें क्या, हमें तो कहीं भी बिठा दो कुर्सी पे धूप में, हमें क्या पता कि वैनिटी भी मिलती है और ये भी होता है। जब मैंने देखा उसको जाते हुए, मैंने कहा यार ये संभावना सेठ है। मैंने कहा इतनी खूबसूरत, टीवी पे तो नहीं लगती इतनी, असल में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो जब वो आई, उसने शूट किया, हमको इंट्रोड्यूस कराया गया, तो मुझे लगा कि जिस नज़र से मैं उसे देख रहा हूँ ना, वो भी मुझे उसी नज़र से देख रही है। ये स्मॉल टाउन लड़कों का प्रॉब्लम होता है। उनको उनका प्यार एक तरफा होता है, उनको लगता दो तरफा है। उसको लगता है इसके दिल में भी कुछ है, तो वो भी डिल्यूजन से बाहर आने में टाइम लगता है थोड़ा। जब मैंने उसको देखा, उसके बाद अट्रैक्शन हुआ सबसे पहले। फिर जब मैंने टीवी पे डांस देखा था तो बहुत कम, बिग बॉस 2 का एंट्री परफॉर्मेंस था जब वो बिग बॉस के अंदर जा रही थी, और मैंने सिर्फ वही देखा था, उसका बिग बॉस 2 देखा ही नहीं था। जब मैंने स्टेज पे सामने डांस करते हुए देखा, तो बीइंग अ डांसर, एक जो डांसर डांसर का कनेक्शन होता है ना, आर्ट से आर्ट का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्कूल में भी जब कोई लड़का या लड़की डांसर होती है और दूसरा होता है जब वो उसको डांस, तो सबसे पहले कनेक्ट होते हैं वो। तो एक वो आर्ट से आर्ट का कनेक्शन बन गया था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम आगे इस बात को इतना आगे तक ले जाएंगे, और मुझे लगा भी नहीं था कि मैं ये कभी अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि तुम्हें लगा लीग से बाहर है? लीग से बाहर है। लेकिन फिर भी मेरी बेवकूफ़ी देखो, मुझे लगा कि जिस दिन मैं ये रियलिटी शो जीत जाऊंगा, मैं इसकी लीग में आ जाऊंगा। कौन सा रियलिटी शो है? ये डांस संग्राम था रियलिटी शो, इसमें सरोज खान जी जज थी, संभावना और श्वेता तिवारी मेंटोर थी। तो मुझे लगा मैं ये रियलिटी शो जीत जाऊंगा, रीजनल रियलिटी शो, तो मैं इनकी लीग में आ जाऊंगा। क्योंकि जो भी स्मॉल टाउन से बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि रियलिटी शो जीत गए तो मतलब आई हैव अराइव्ड। उनको ये नहीं पता कि असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। वो ट्रॉफी खड़े खड़े धूल चाटती रहती है और आपको कोई पूछता नहीं है। और मैंने सोचा ये रियलिटी शो मुझे जीतना है, ताकि मैं लीग में आ जाऊं और मैं प्रपोज कर दूं। और मैं जीत गया, और वो मोटिवेशन काम आया, और मैंने उसको प्रपोज किया। पर तुम्हें मालूम था कि कुछ चल रहा है दोनों साइड से? वो फीलिंग आई? नहीं नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं? कुछ उसकी साइड से धीरे धीरे मुझे समझ में आया, वो मेंटोर की ही तरह से मुझे बताती थी कि ये परफॉर्मेंस करना है, ये नहीं करना है। मैंने बहुत डांस रियलिटी शो किए हैं अविनाश। अगर तुमको रियलिटी शो जीतना है तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस तुम कर रहे हो, जिस तरीके का गाना तुम चूज कर रहे हो, तुम मेरे से एक बार अप्रूव कराओ। तुम्हें ये करना पसंद है इसलिए कर दोगे, इसलिए नहीं। यहाँ बहुत चीज़ें चलती हैं रियलिटी शो में, वो पूरा गेम समझना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट कि आप गए, आपने बहुत अच्छा डांस कर दिया और आप जीत गए। तो उसने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, और उसको हमेशा लगता था कि यार ये बेस्ट डांसर है शो का, ये जीतना चाहिए, क्योंकि वो कई बार बेस्ट डांसर होके पीछे रह गई है। तो मेरे थ्रू शायद वो देखना चाहती थी कि किसी अच्छे डांसर के साथ गलत ना हो। वो अपने आप को आपके अंदर देख रही थी? करेक्ट। लेकिन मुझे कभी भी उसकी तरफ से कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसी फीलिंग आई नहीं कि यार इसके दिल में भी एक्चुअली वो है। वो मेरे अंदर ही चलता था, वो सच नहीं था। क्योंकि अगर वो सच होता तो मेरे प्रपोज करने के बाद वो मना नहीं करती, वो भी कई बार। तो ये प्रपोजल जो थे, वापस अट्रैक्शन वाले प्रपोजल्स थे कि वो स्टार थी और भाई मेरा भी मार्केट में वजूद बढ़ जाएगा टाइप्स, या फिर स्लोली था कि यार ये लड़की मुझे पसंद है दिल से? भाई मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, क्योंकि जब वो फीलिंग होती है ना तो आप उसको नाम नहीं दे पाते हो कि ये क्या हो रहा है अंदर। और ख़ासकर जब आप यंग हो रहे होते हो धीरे धीरे। अब मैं बता सकता हूँ, मुझे एक्चुअली शायद इस चीज़ से ज़्यादा लगाव था कि वो ना बहुत वोकल है चीज़ों के बारे में, जो शायद मैं नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि जब कोई रिलेशनशिप में आप जाते हो ना, तो आपके अंदर जो नहीं होता है आप वही ढूंढते हो।
तो मुझे लगता था कि ये लड़की इतनी स्ट्रांग है, शो में इसको जो सही लगता है वो बोलती है, ये बात मैंने और किसी में नहीं देखी। और मैं मुझे थोड़ा-सा जो थोड़ी छुई-मुई लड़कियाँ होती हैं ना, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पसंद है, शायद इसलिए क्योंकि मैं हो सकता है अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग दिखा नहीं पाता हूँ अपने आप को, या फिर मैं बहुत वोकल नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जो हमारा बैलेंस है ना, कि किस सिचुएशन को कामली हैंडल करना है और किस सिचुएशन पे आगे बढ़ के अटैक करना है, वो बैलेंस हम दोनों को क्लोज लाया। क्योंकि लाइफ की कई प्रॉब्लम्स जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो नहीं कर सकती, और जहाँ उसको आगे बढ़ के उसको सॉल्व करना है वो मुझसे नहीं हो पाएगा। और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करती है वो लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर अटैक करना पड़ता है। कभी आपने संभावना को अपने आप से, अपने दिल से कहा कभी कि यार टोन डाउन हो जाओ? क्योंकि जब एक अटैक करता है या करती हैं, दूसरा बोलता है अरे यार ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हाँ, होल्ड ऑन, होल्ड हाँ, ऑन, होल्ड ऑन, क्या हो रहा है यार, हाँ। इसका रिपरकशन हो सकता है, इसका बैकलैश हो सकता है। कई बार किया है, लेकिन अगर 100 बार मना किया है तो उसमें से 90 बार उसका अटैक करना जो है वो फ़ायदेमंद रहा है। क्योंकि जब टेढ़े लोगों से पाला पड़ता है ना, तो फिर आप सीधेपन से काम नहीं कर सकते। मैं आपसे एक बार सीधेपन से बात कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा है, मैं बार-बार यही सोच रहा हूँ, नहीं यार उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, उसका कोई ये होगा, उसका कोई वो होगा, इसलिए नहीं दे पा रहा होगा पैसे। आपको एक बार का किस्सा सुनाता हूँ मैं। मैं लखनऊ में एक शूटिंग करने गया था, जो वेब सीरीज़ कभी रिलीज़ नहीं हुई। उस वेब सीरीज़ में प्रोड्यूसर ने मुझे वहाँ बुलाया, अच्छे 5 स्टार होटल में रखा, मुझसे शूटिंग करवाई, और मुझे यहाँ से वादा करता रहा कि अब पैसे मिल जाएँगे, अब पैसे मिल जाएँगे, अब पैसे मिल जाएँगे। और पैसे कितने थे? सिर्फ़ 50,000 रुपए। और जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा यार अच्छे होटल में रुकाया है, तो पैसे तो देगा ही। और ये कह पाना कि सर एग्रीमेंट कर लें क्या? इसमें भी मुझे डर लगता था कि कहीं निकाल दिया तो? बड़ी मुश्किल से तो एक काम मिला है। इसी बात पे निकाल दिया तो? कि अब तुम एग्रीमेंट करवाओगे? ये सब बाद में समझ आने लगा कि ये भाई मेरे राइट हैं ये सब। पहले तो ये लगता था कि बस मिल जाए किसी तरीके से। शूटिंग की, पहले दिन बोला आज शाम को पैसे दे दूँगा। फिर बोला अरे अब तो मैं लाया नहीं पैसे, कल दे दूँगा। फिर बोला ओहो! मैं एक काम करता हूँ, शाम को कैश देता हूँ सीधा। 2 दिन बीत गए, फिर अरे मैं कैश लाना भूल गया, मैं ना चेक देता हूँ। अरे चेक बुक नहीं लाया। और मैं यही कहता जा रहा हूँ कि उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। संभावना मुझे कह रही है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें पागल बना रहा है। वो पैसे नहीं देगा। मैंने कहा तुम विश्वास नहीं कर रही हो, पैसे देगा। और इसमें हमारी लड़ाई हो गई। वो कहती मैं उससे बात करूँ, मैंने कहा तुम क्यों बात करोगी? मैं कर सकता हूँ बात। कहती तुम नहीं कर पा रहे हो ना बात, प्रॉब्लम ये है। और 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लास्ट डे था शूट का। और संभावना ने मुझसे कहा अविनाश आज तुम्हें मेरी कसम है, तुम होटल से निकलोगे नहीं, तुम सेट पे जाओगे नहीं जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि तुमने पैकअप किया और तुम्हारा कट गया, तुम्हें नहीं मिलेंगे पैसे। और उसने मुझे ज़बरदस्ती रोका। मैं ये डर रहा था कि यार मैं कितना गलत कर रहा हूँ यार, मैं अनप्रोफेशनल हूँ, सेट पे नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और मैंने बोला तुम गलत कर रही हो। उसने बोला जितना बोल दिया उतना करो, तुम होटल रूम से नहीं निकलोगे। प्रोड्यूसर के फ़ोन आए, उसने बहुत चीज़ें कही। मैंने कहा नहीं आप पहले पैसे दीजिए। बोला ठीक है आप सेट पे आ जाइए, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं आप पहले पैसे दीजिए तभी मैं निकलूँगा। और उसने बोला अरे यार अविनाश, एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड दैट वाज अ मैनिपुलेशन, कि पहले मैं इसको ऐसे मैनिपुलेट करूँगा, फिर नहीं होगा तो मैं इसको ऐसे मैनिपुलेट करूँगा, और फिर मैं इस पे हावी हो जाऊँगा क्योंकि ये दब सकता है। फिर संभावना ने मुझसे कहा कि उसका नंबर दो। मैंने संभावना को नंबर नहीं दिया। संभावना डायरेक्टर को जानती थी। उसने चुपके से डायरेक्टर को फ़ोन किया, बोला आप इसको लेके गए हो, आप इसके पैसे दिलाओगे। डायरेक्टर ने बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ। कि कोशिश नहीं, आप एक काम करो, नंबर दो प्रोड्यूसर का। सिद्धार्थ आप मानोगे नहीं, 20 मिनट के अंदर उसकी गाड़ी आके रुकी होटल में, वो रूम में आया, उसने मुझे कैश दिया और सॉरी बोला। फिर मैं गया हूँ, मैंने शूटिंग की है और मुझे समझ में आया वो कितना सही बोल रही थी। शायद मैं अच्छा इंसान हो सकता हूँ, लेकिन मैं हर इंसान को अच्छा समझूं ये गलत है। क्योंकि आप उतने फेमस नहीं थे एज कंपेयर टू संभावना, लोगों ने आपको लेसर फील करवाया?
उस वक्त ऐसा लगता था सिद्धार्थ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वो लोग अपनी जगह पे सही थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पैप्स आते हैं या कहीं मीडिया आती है, तो जब वो कुछ शूट करते हैं तो वो सबसे पहले लिखते हैं संभावना सेठ एंड हर हस्बैंड। तो पहले मुझे लगता था यार ये मेरा नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं, और ये क्यों लिख रहे हैं कि संभावना सेठ विद हर हस्बैंड या ऐसा ही कुछ करके। तब मैंने सोचा कि यार एक्चुअली उनको भी तो अपना वीडियो चलाना है, वो मेरे नाम पे कैसे चलेगा उनका वीडियो। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया, अभी इसी का थंबनेल अगर आप किसी और के नाम पे कर दोगे जिसको कोई नहीं जानता, तो ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू कोई क्यों देखेगा। तो मुझे समझ में आने लगा कि उनकी गलती नहीं है। अगर आज मैं एक राइटर हूं और मैं आपको बोलूं मैं राइटर हूं, आप बोलोगे ठीक है राइटर तो हजारों है, ओके बाय बाय। फिर मैं बोलूं मैं यशराज फिल्म्स का राइटर हूं, तो मेरी पहचान यशराज फिल्म से बनी शुरुआत में, बट एक पॉइंट आएगा जब वो पहचान सिर्फ मेरी हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में आपकी पहचान किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी प्रोजेक्ट से, किसी मुद्दे से बनती है, और इंसान उस मुद्दे, प्रोजेक्ट, उस नाम को पकड़ते हैं, मीडिया और बाकी लोग, फिर धीरे धीरे आपका नाम आगे आता है। क्या संभावना वाकई में आपकी सबसे बड़ी चीयर लीडर है? हाँ, सबसे बड़ी साइलेंट चीयर लीडर मेरी मम्मी है, और लाउड चीयर लीडर मेरी वाइफ है। बाहर के लोग भी आपके लिए चीयर करते हैं? बहुत करते हैं, बहुत। और वो लोग जो हमें जानते नहीं है, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करते हैं, द वे दे मीट अस, मतलब आई फील सो ब्लेस्ड कि यार, मतलब उनके हग में ना एक एनर्जी होती है जो ट्रांसफर होती है बॉडी टू बॉडी, और लगता है यार ये इंसान जो मेरे लिए फील कर रहा है ना, वो करंट मेरी बॉडी में आया है। और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती भाई, दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप कुछ भी कर लो, जब कोई आके आपको गले लगा के अप्रिशिएट करता है ना, मुझे लगता है इंसान की सबसे डीपेस्ट नीड और डिजायर अप्रिसिएशन ही है। आप कितना ही काम कर लो, कितने ही पैसे कमा लो, कोई आपको बोल ही नहीं रहा सिद्धार्थ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप छटपटा जाओगे। यार इतना काम कर लिया, इतना कुछ कर लिया, कोई बोलता क्यों नहीं है मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा एक्टर हूं, मैं अच्छा इंटरव्यूअर हूं। सब बोलते हैं हाय सिद्धार्थ हाउ आर यू, हाय अविनाश हाउ आर यू, और निकल जाते हैं। यार मेरे काम को किसी ने कोई नोटिस नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी, और मैं जंगल में रहता हूं, कोई नहीं देखने आ रहा मेरी लैम्बोर्गिनी। क्या फायदा उसका, क्यों खरीदी फिर मैंने? जब तक आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, यार यू आर डूइंग वेल, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यू डिड सच अ ग्रेट जॉब इन दैट प्रोजेक्ट, इन दिस प्रोजेक्ट, या आप बहुत अच्छे इंसान हो, या आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आपका ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपकी क्या एनर्जी है सिद्धार्थ भाई, ये कोई नहीं बोल रहा, और आप सब कमाते जा रहे हो, सब पाते जा रहे हो, आपके घर में नेशनल अवार्ड आ गया, पद्मश्री आ गया, भारत रत्न आ गया, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा, आप सब उठा के फेंक दोगे। कितने लंबे समय तक किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो? कभी दौर रहा है ऐसे? बहुत लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक। चक्कर ये कि मैं अपना प्रोफेशन बदलता रहा, तो उसकी वजह से थोड़ा ये हुआ कि मैं एक्चुअली बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और मैं स्विच कर जाता हूँ। एज लॉन्ग एज संभावना के साथ बोर नहीं होते। नहीं, 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 मैं काम की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो उसमें जैसे डांस करते करते शुरू में लोग बोलते थे यार अच्छा नहीं करता, टांगे लंबी हैं, मज़ा नहीं आता तेरे डांस में। फिर मैं 2 रियलिटी शो जीत गया, तो एक वैलिडेशन मिलता है कि यार जिन्होंने जिताया वो बहुत बड़े लोग हैं, वो कोई मामूली नहीं है। एक में बॉस्को सीजर जज थे, एक में सरोज खान जी जज थी। उसके बाद फिर एक्टिंग पे हाथ आजमाना शुरू किया। तो क्या है कि ऑडिशन रूम में पता नहीं चलता कि आपने सच में अच्छा किया है, वो झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज उनको अगले आदमी का ऑडिशन लेना है, तो उनको आपको 2 टेक में निपटाना है। अगर आपने अच्छा नहीं किया तो निपटा देंगे आपको, और आप समझ नहीं पाओगे अरे भाई क्या किया यार, वेरी गुड। मैं जैसे डायरेक्टर से कॉल आता है ना, बताता हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलता यार। मैं कहता हूँ भाई तुम मत करो सिलेक्ट, तुम ये बता दो कमी क्या थी, मैं काम तो करूँ उस कमी पे। फ़ोन करके बता दो कि यार ऑडिशन आपका अच्छा था, लेकिन ना आपका लुक फिट नहीं हो रहा है, या आपके इमोशंस कम पड़ गए, या आप ना थोड़ा अर्बन नहीं लगते हो,
या आप वो जो कन्वेंशनल हीरोज़ होते हैं उनकी तरह नहीं लगते हो? कुछ तो बताओ, तो मैं कुछ तो करूँ उसके लिए। तो ऐसे कई लोगों ने कहा कि यार समझ में नहीं आया कि लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मुझे बाद में समझ में आया कि भले आप ना जो अगर कोई आपके काम की बुराई कर रहा है ना, तो वो तो फिर भी एक्सेप्ट कर लो। कोई तारीफ़ कर रहा है ना, वो एक्सेप्ट मत करो। बुराई सच्ची होती है, तारीफ़ झूठी होती है। आपके और संभावना में एज गैप कितना है? अराउंड 6 टू 7 ईयर्स। वो कभी आपको अफेक्ट किया मेंटली? सिद्धार्थ जी, मुझे कभी इफ़ेक्ट नहीं किया यार, कभी भी। मुझे हमेशा मेरे लिए एडवांटेज रहा है ये, हमेशा। और फैमिली भी कभी ये नहीं कहती थी अरे ये तो तुमसे 6 साल बड़ी है, 7 साल बड़ी है, कभी नहीं? नहीं, फैमिली कभी ये नहीं कहती थी। फैमिली को ये लगता था कि बाकी फैमिली के लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? हाँ, बाकी रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये फैमिली को लगता था। हालाँकि उन्हें ये लगता था कि यार अगर तुम इतना श्योर हो और तुम शादी करना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन ये हमारे पॉइंटर्स हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लेकिन इस एज गैप की वजह से ना, और संभावना के लाइफ के और काम के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे बहुत एडवांटेज मिला। क्योंकि जिन चीज़ों को हम छोटी-छोटी चीज़ें समझ के छोड़ देते हैं ना कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा यार, छोड़ो आगे बढ़ो। उसको ये पता है कि इससे फ़र्क पड़ता है और मेरी लाइफ में, मेरे करियर में पड़ा था। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आप दोनों पेरेंट्स बनना चाहते थे, जी। उनकी हेल्थ इश्यूज हुए, आ, अभी भी इनकम्प्लीट फीलिंग है अंदर से टू बी अ फादर और वो नहीं हो रहा है। कैसे समझौता किया उससे, या उसके आगे आप बढ़ चुके हैं? सिद्धार्थ, शुरू से ही ना हम लोग एक डिलेमा में रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा नहीं चाहिए। क्योंकि जब बाकी लोगों को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत अंदर से महसूस नहीं होती है कई बार। लेकिन फिर ये लगता है कि अगर आज का टाइम निकल गया और ये ज़रूरत 10 साल बाद महसूस हुई तो क्या होगा? तो जो लॉजिकल चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं ना, और ये सवाल से सवाल टकराते हैं, उसकी वजह से हमने काफ़ी कोशिश की कि ये होना चाहिए। और हर इंसान जिसके पास बच्चे हैं वो कहता है भाई ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जब आप घर आके अपने बच्चे को देखते हो, ये बोलते हो कि मैं कुछ फ़ील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैं जानता नहीं उस फीलिंग के बारे में, शायद इसलिए। उसके लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी संभावना का जो रीसेंट मिसकैरेज हुआ दिसंबर में, उसके बाद मैंने संभावना को उससे पहले भी बहुत बोला कि ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी तरफ से बहुत ट्राई कर चुके हैं। तो अगर हमने ट्राई नहीं किया होता तो हमें 10 साल बाद दुःख होता, लेकिन हमने सब कुछ किया है। तो तुम अपने शरीर को इतना मत तंग करो कि हम किसी और प्रॉब्लम में फँस जाएँ। बिकॉज़ सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। जो तीसरा इंसान दुनिया में है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उसकी कमी भी नहीं है। आ जाएगा तो शायद उसकी कमी हो कि अब ये चला ना जाए। तो मैंने उसको ये बोला कि पहले से भी बोलता था मैं कि अब हम इससे बिल्कुल बाहर निकल जाएँगे, कुछ दिन के लिए। हम 6 महीने इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। ये वही 6 महीने का पीरियड चल रहा है, और मैंने पहली बार उस बारे में बात की है आपके सामने। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। वो कौन सा मोमेंट था जहां दोनों का ब्रेकडाउन हुआ एक साथ, बट आपको बहुत क्लोजर ले आया? एक्चुअली 2 बार हुआ था। एक बार तो जब मैं संभावना को काफ़ी लंबे वक़्त तक प्रपोज़ कर रहा था, लेकिन वो ये चाहती थी कि अभी तुम्हारा करियर है, तुम करियर पे फ़ोकस करो, तुम यहाँ काम करने आए हो मुंबई में, इन सब चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो फिर तुम इसी में रह जाओगे एंड ऑल दैट। उसके बाद संभावना को एक बार निमोनिया हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका कोई दोस्त नहीं था वहाँ पर, कोई फैमिली मेंबर नहीं था, कुछ नहीं था, ओनली आई वाज़ देयर। एंड शी वाज़ लिटिल बिट एंग्री कि यार मतलब तुम्हारा क्या मतलब बनता है यहाँ आने का? मैं हूँ, डॉक्टर्स हैं, और मतलब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है ना कि तुम आओ यहाँ पे। तो उसने बोला तुम जाओ यहाँ से। तो मैं नीचे जाके वेटिंग रूम में सो गया, जहाँ सब लोग ऐसे फ्लोर पे सोए हुए थे ना, रिश्तेदार उनके मरीज़ों के। और फिर रात में मैं वापस आ गया। तो उसको लगा यार ये बंदा तो जा नहीं रहा है, ये तो यहीं बैठा हुआ है।
तो जब ये 2-3 दिन होता रहा तो उसको समझ में आया कि यार देयर इज़ समथिंग जेन्युइन इन हिज हार्ट। कुछ तो है जो मैं शायद फ़ील कर रही थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट उसके बाद मैंने कभी वो 3 शब्द कहे नहीं, आई लव यू, ना उसने कहे। और मुझे लगता है कि शब्द ना फीलिंग को कम कर देते हैं। वो जो दिल से दिल वाला कनेक्शन होता है ना, उसको शब्द कम से कम देने चाहिए। और कभी फिर हमने एक दूसरे को शब्दों वाला प्रपोज़ नहीं किया, लेकिन अंदर जो फीलिंग्स थी वो रही, लंबे वक्त तक रही। फिर शादी से ठीक पहले हमारा ब्रेकअप हुआ। छोटे-छोटे मिनी ब्रेकअप्स होते रहते थे, लेकिन एक बड़ा वाला जो होता है ना कि ओके, ये अब क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि संभावना ने कहा था कि अब हम शादी की बात करते हैं। और संभावना की फैमिली अगेंस्ट थी, मेरी फैमिली को भी मनाना पड़ रहा था। और उस बीच में क्या होता है, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि अरे उन्होंने भी तो ये बोला, अरे इन्होंने भी तो ये बोला मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, ये वो करते करते वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ब्रेकअप में तब्दील हो गया, फाइनल ब्रेकअप। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं अब कभी बात नहीं करूँगा। उसने भी डिसाइड कर लिया वो कभी बात नहीं करेगी। और ठीक 2 दिन बाद मैंने उसको वीडियो कॉल किया। अब मैंने वीडियो कॉल किया वो तो ठीक है, चलो ठीक है, मैं ब्रेकअप करने के बाद वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप क्यों उठा रहे हो? उसने वीडियो कॉल उठाया, मैंने हेलो नहीं बोला, उसने भी हेलो नहीं बोला। 30 से 35 मिनट तक वीडियो कॉल ऑन रहा। एक दूसरे को देख ही एक रहे दूसरे को थे देख रहे हैं, और कुछ बोला नहीं। कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो वीडियो कॉल हैंग हो चुका है, लेकिन वो चल रहा था। ऐसे कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए और फिर हमने डिसाइड किया कि अब अगर हम साथ आएंगे तो हम सीधा शादी करेंगे। अब हम इस रिलेशनशिप को खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि जब किसी चीज़ को आप खींच देते हो ना और उस पर एक ठप्पा नहीं लगाते हो, एक नाम नहीं देते हो, तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक रिलेशनशिप की मुझे लगता है एक एज होती है, एक उम्र होती है, उसके बाद वो रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो वो रिलेशनशिप भी टूटता है और आप भी टूटते हो, और लंबे वक्त के लिए टूटते हो। जितने दिन वो रिलेशनशिप चला है उसका डबल टाइम के लिए, आप कभी नहीं भूल पाते उसे। फिर मैंने संभावना के फादर से बात की और हम लोग मिले और हमने डिसाइड किया कि अब हम जो है शादी करेंगे, ये कंफर्म है। तो उससे पहले हम इतनी लड़ाइयाँ कर चुके थे शादी से पहले कि हम ना वो एक जो नेट प्रैक्टिस बहुत हो चुकी थी हमारी, अब हमको सीधा मैच खेलना था, वैसा वाला हो गया था। तो ये बहुत हेल्प करता है शुरू में कि जब आप किसी के साथ रहते हो ना, मुझे लगता है रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल में भी जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जब आप उसके साथ ट्रिप पे जाते हो ना तो आपको उसकी औकात पता चलती है। वरना आपका बेस्ट फ्रेंड है वो। जब तक आप साथ में एक रूम आपने शेयर नहीं किया, आप एक साथ रहे नहीं, आपने देखा नहीं ये कैसे रहता है, ये कैसे रहता है, मुझे इसकी इस बात से प्रॉब्लम है, इसे मेरी इस बात से प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती है, बीच में कहीं आ सकते हैं। ये सब मुद्दे जब आप डायरेक्ट अगर शादी कर लेते हो ना, तो फिर ये चलते हैं पहले 4-5 साल। वो हमने निपटा दी पहले ही। उनके पेरेंट्स आप दोनों के खिलाफ क्यों थे? ये सीधा सा रीज़न यही था कि अगर किसी की भी बेटी पॉपुलर है, उसके पास फेम है, नाम है, अगर नहीं भी है तो भी इंसान चाहता है कि भाई जिससे शादी हो उसके पास ये सब कुछ हो। और जब बेटी इतनी पॉपुलर हो, फेम हो, नाम हो, तब तो और ज़्यादा चाहेगा कोई भी पिता। उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती थी, ऐसा लगता था क्यों मना कर रहे हैं यार, मैं इतना तो प्यार करता हूँ। क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में प्यार का ही भूत होता है और कुछ आपको दिखता नहीं है, ज़िंदगी कैसे कटेगी, भाई खाना क्या खिलाओगे, जियोगे कैसे, घर कहाँ है, एंड ऑल दैट। लेकिन मेन रीज़न यही था कि जो मुझे आज बहुत सही लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी भी अपनी बेटी होगी तो मैं तो यही कहूँगा ना कि भाई मैं तो उसको दिन रात स्कैन करूँगा लड़के को, उसके पीछे डिटेक्टिव छोड़ दूंगा कि भाई मेरी बेटी तुम्हारे घर में जा रही है यार, मेरे को तुम्हारी 7 पुश्तों की जानकारी चाहिए, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है कुछ कर दिखाने का। और जज्बे से कुछ नहीं हुआ, पहले कर दिखाओ फिर आना, क्योंकि जज्बा सब में है, सड़क पे जितने आदमी घूम रहे हैं सबके अंदर जज्बा है। तो मुझे लग रहा है ये कारण था उनका, और बहुत सही कारण था। और आपके पेरेंट्स क्यों खिलाफ थे?
मेरे पेरेंट्स इसलिए खिलाफ थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यार ये जो जोड़ी है ना, ये इसके बीच में आकाश पाताल का फ़र्क है। तुम कहाँ से आते हो, वो कहाँ पर है, वो तुम्हें समझ पाएगी, नहीं समझ पाएगी, तुम समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे बेटा, तुम कैसे उठा पाओगे वो खर्चे? और मैं ये मानता हूँ दोनों के पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही थे। ये बात आपको उस वक़्त बुरी लगती है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन धीरे-धीरे आपको लाइफ़ के एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है कि वो बिल्कुल सही थे। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता कि बेटा सही बात है, अब तुम बहुत महँगी गाड़ी तो खरीद रहे हो, मेंटेनेंस भी तो करना है उसका, कैसे करोगे? दोनों परिवार हाँ बोल के ही आप लोगों ने शादी की? हाँ थी, लेकिन संभावना की जो मम्मी थीं, उनकी तरफ से थोड़ा एक ऊपरी हाँ थी, और वो शादी में आना भी नहीं चाहती थी। लेकिन क्योंकि फैमिली ने थोड़ा पुश किया कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा लाइफ में, अगर आज मिस कर दिया तो क्या पता आगे पछताना पड़े कि क्यों नहीं गई मैं शादी में। तो वो आई, सब लोग आए, शादी हुई, और उसके बाद से मेरी लाइफ ने टर्न लेना शुरू किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि संभावना के पैर में ना गजलक्ष्मी योग है। एक होता है लक्ष्मी योग और एक होता है गजलक्ष्मी योग, मतलब हाथी के शरीर के बराबर धन। और मुझे लोग कहते थे कि ये शादी होगी ना तो आपके जीवन में कुछ बदल जाएगा। मैं कहता था यार ये सब बातें मत किया करो मुझसे, मैं नहीं मानता ये। कहते नहीं होता है, कुंडली मिलती है ना, जब नक्षत्र मिलते हैं तो कुछ होता है। अब बोलो, लोगों ने बोला कि देखो 6 साल से तो कुछ नहीं हुआ ना आपका, 6-7 साल से मतलब हुआ, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ, आप सरवाइव कर गए, अब देखते हैं। और मैंने इतना क्लियर डिफरेंस देखा कि हम दोनों के नक्षत्र मिले और मेरी लाइफ ही पलट गई। क्या क्या चीजें होने लगी जो आपने कहा यार ये तो मैंने विश्वास ही नहीं किया कि मेरे साथ हो सकता था? वो क्या है? सबसे पहले तो कहीं सामने से कॉल आ जाना कि ये रोल आप करोगे क्या, मतलब मेरे पास चॉइस नहीं होती थी, आपको भागना पड़ता था। फिर आगे से फ़ोन आना कि कोई डायरेक्टर है किसी टीवी शो में जिसने कभी मेरे साथ काम किया था, जहाँ वो असिस्टेंट था, और वो कह रहा है ये रोल करोगे क्या। मैंने कहा यार क्यों नहीं करूँगा। फिर मैं गया, वो एपिसोड बहुत अच्छा बना, पैसे भी अच्छे मिले। तो मुझे लगा यार ये कैसे हो रहा है अचानक से। लेकिन उसके साथ साथ ना, अब मैं एक चीज़ ऐड करूँगा सिद्धार्थ, मैंने ना अ, मैं विपश्यना सेंटर गया था अपनी शादी से पहले, और मैं चाहता था कि मैं जब अपनी नई लाइफ शुरू करूँ तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। वो 10 दिन के मेडिटेशन कैंप ने, और तब से लेके आज तक एवरी डे विदाउट फेल, बीच में कभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो छूट जाता है, मैं रेगुलरली मेडिटेट करता हूँ। वो मुझे बहुत हेल्प करता है। मतलब मेरे अंदर अगर चेंज आता है ना तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि मेरा बिहेवियर बदल गया है। कोई नहीं समझ पाएगा आसपास का इंसान, लेकिन मुझे लगेगा कि मेरे अंदर जो सिस्टम है ना वो हिला है थोड़ा सा, इमोशंस का और फीलिंग का। या मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया हूँ, या मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, जो किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन वो फीलिंग जनरेट होने से पहले मैं देख पाता हूँ। वो जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जो होता है, उसको देख पाने से मैं बहुत जल्दी उस पे काबू पा सकता हूँ। उससे लाइफ बहुत बेटर हो गई मेडिटेशन से। तो ये 2 चीज़ें मैं कहूँगा, मेरी शादी, एक लाइफ पार्टनर का लाइफ मैनर, और मेडिटेशन, इन दोनों ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 2 चीज़ आपकी लाइफ में अगर सेट है ना, ध्यान और आपका सही लाइफ पार्टनर, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आपको कुछ चाहिए नहीं, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। शादी के बाद सक्सेस देखने लगे आप, बट फैमिलीज थोड़े सॉफ्ट हो गए आपकी ओर, दो उनके साइड से आपके साइड से? मेरी फैमिली तो सॉफ्ट हो ही गई थी शादी के बाद से, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था हम दोनों को। लेकिन जो मेरे इन लॉज थे, उनको थोड़ा
मतलब मैं ये नहीं कहूँगा वक़्त लगा, एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज़ अब मैं फैमिली मेंबर बन गया था। लेकिन एक मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया जब तक वो इस दुनिया में थे। मुझे इस चीज़ का बहुत दुःख लगता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो वो काम मैं करके नहीं दिखा पाया जिससे उनको ये लगे कि लड़की सेफ हाथों में गई है। उसका मुझे बहुत दुःख होता है। मेरे माता-पिता बहुत प्राउड फ़ील करते हैं, फैमिली बहुत प्राउड फ़ील करती है, रिश्तेदार प्राउड फ़ील करते हैं। लेकिन एक्चुअली जिसको करना चाहिए था वो इस दुनिया में नहीं है, दोनों ही। उनकी गुजरने से पहले कभी उन्होंने कुछ आपसे कुछ ऐसी बात कही जो आपको लगा कि हाँ, फाइनली उन्होंने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया, या वो लाइनें उन्होंने कभी नहीं कही आपसे? वो मुझे सलाह देते थे हमेशा, अच्छी सलाह देते थे। सारी की सारी सलाह मैंने उनकी मानी भी है और वो काम भी आई हैं। लेकिन वो शब्द मैंने नहीं सुने कभी, जिनकी आप बात कर रहे हो। उनकी माताजी से, संभावना की माताजी से? माताजी ने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया था। वो खाना भी बनाती थी मेरे लिए बहुत प्यार से, जब मैं बोलता था कि आपकी ये वाली डिश मुझे बहुत पसंद है। तो उनके साथ हँसी-मज़ाक भी शुरू हो गया था। एक एक रिश्ता जम गया था। लेकिन फादर इन लॉ से पता नहीं क्यों एक 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 डिस्टेंस हमेशा रहा। हम बात करते थे लेकिन वो ऊपरी बातें थीं। हार्ट टू हार्ट बातें कभी हुई नहीं। अब यहाँ हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम इतना है कि अपने फादर से ही हार्ट टू हार्ट बात नहीं हो पाती है। वो बचपन से किसी ने सिखाया ही नहीं है। मैं हर बार सोचता हूँ कि मेरे पापा इस बार बॉम्बे आएँगे या मैं दिल्ली जाऊँगा, तो जब मैं मिलूँगा ना, तो इस बार मैं पैर नहीं छूऊँगा, मैं हग करूँगा। मैं कर नहीं पाता हूँ सिद्धार्थ। पता नहीं क्या रोकता है। कोई गिला-शिकवा नहीं है पापा के लिए, कुछ भी। लेकिन एक एक डिस्कम्फ़र्ट है। एक शायद वो जो लड़कों को सिखा दिया गया है ना कि इमोशन छुपा के जीना है, एक्सप्रेस नहीं करना। वो और कभी-कभी ऐसा भी ख़्याल आता है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि कभी बहुत लेट हो जाए और मैं हमेशा सोचता रहूँ यार पापा को कभी हग नहीं किया। फिर ये सोच के जाता हूँ कि इस बार करूँगा या इस बार वो आएँगे तो मैं करूँगा, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं क्या बचपन की कंडीशनिंग रोकती है वो, कि कभी किसी गाँव में, अपनी रिश्तेदारी में बेटे बाप को गले लगते नहीं देखा है। एक एक डिस्टेंस देखा है हमेशा। बात करते हुए नहीं देखा, शेयर करते हुए नहीं देखा अपनी बातें। हालाँकि मेरे पापा बहुत प्राउड फ़ील करते हैं मेरे ऊपर। मतलब मेरा एक-एक कंटेंट वो 40-40 बार देखते हैं। मेरे घर में दोपहिया लूप पे चल रहा है दिल्ली में। वही देखते रहते हैं दिन भर। लेकिन फिर भी वो वाला धागा नहीं टूट रहा है। पता नहीं क्यों? कोशिश करना चाहोगे वापस? मैं तो हर बार कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या रोक देता है। क्या संभावना के पिताजी ने आपको दिल से बेटा माना कभी? आपको सेंस हुआ? एक्चुअली उनका बता पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ वो ना अ, वो आपसे जब बात करेंगे ना तो कभी ये आपको पता नहीं चलने देंगे कि आपको कुछ भी बुरा फ़ील कराएँ। वो बहुत प्यार से बात करेंगे। लेकिन उस प्यार से बात में एक फ़ॉर्मेलिटी होती थी, वो दिख जाती थी कि फ़ॉर्मल हो रहे हैं ससुर जी, इतना फ़ॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। उससे मैं हमेशा ये गेस कर पाया कि शायद अभी भी वो जो इनविजिबल वॉल है वो टूटी नहीं है हमारे बीच में। क्या संभावना और आपने कभी ये सोचा कि शायद खुदा ना खास्ता ऐसे कभी ना हो कि फ्यूचर में बेबीज ना हो पाए और हम लोग को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा? इसका कभी सिद्धार्थ दुःख नहीं हुआ कि ये नहीं हो पाए तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका डर रहा, फ़ियर है कि क्या हुआ अगर 10 साल बाद ये रियलाइज़ हुआ कि होना चाहिए था। इस सवाल से डर लगता है। लेकिन अगर आप आज प्रेज़ेंट में पूछोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वी आर फाइन, वी आर डूइंग वेल, वी आर हैप्पी। लेकिन ये जो फ्यूचर का डर है ना, कि कहीं 10 साल बाद फिर लोग कहते हैं बुढ़ापे में आपका कौन ध्यान रखेगा। तो मैं कहता हूँ कि हम कौन सा अपने माता पिता का ध्यान रख पा रहे हैं उस लेवल पे। वो किसी और शहर में, हम किसी और शहर में। पैसों से मदद कर पा रहे हैं, फ़ोन कॉल कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ होगा सबसे पहले तो पड़ोसी जाएगा मदद करने, जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है। तो क्या हम बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वो बुढ़ापे में हमारी हेल्प करें, या हमें सच में बच्चे चाहिए? और इसी सवाल के बीच में हम झूलते रहते हैं कि अगर 10 साल बाद ऐसा हो गया तो हमने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, अपना पूरा एफर्ट मारते हैं। उसके बाद अगर 10 साल बाद ऐसा लगा भी ना, तो दिमाग में ये सेटिस्फैक्शन होगा कि बॉस ट्राई तो फुल मारा था, हुआ नहीं, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। संभावना को बहुत प्यार मिलता है व्लॉग्स में, आपको भी बहुत प्यार मिलता है व्लॉग्स में, पर एक सेगमेंट है जो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है अगेंस्ट संभावनाज व्लॉग्स। स्ट्रांग रिएक्शंस आते हैं, हेट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। करेक्ट। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाती है, और आप जाते हो। डिप्रेशन में तो मैं नहीं कहूँगा सिद्धार्थ, लेकिन अफेक्ट तो करता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। अगर आपके लिए कोई भी ऐसी गलत बात या अपशब्द कहे जाते हैं तो आपको बुरा तो लगता है। लेकिन इतने साल से करते करते ना, मैंने तो तरीका ढूंढ लिया है कि मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। क्योंकि ये कर पाना बहुत मुश्किल है कि कमेंट्स आप पढ़ लो और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओ। थोड़ी देर तो आपको परेशान करेगी चीज़। इसलिए मैं उसी ब्लॉग के कमेंट्स पढ़ता हूँ जिस पे मुझे पता होता है कि इसमें मैं एनालिटिक्स पढ़ता हूँ कि ये व्लॉग ने कैसा परफॉर्म किया, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या ये अच्छा था, क्या ये बुरा था। क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ आने का मतलब ये नहीं है कि आपका व्लॉग अच्छा ही था। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा था जिसके लिए लोग उस पर टूट पड़े। ये हम लोग के साथ भी होता है। कभी कभार कुछ पॉडकास्ट हमारे दिल के करीब होता है, हाँ। और वो नंबर्स नहीं आते, और जहाँ पे आपका इतना कनेक्ट नहीं रहा है वो हाँ, निकल जाता है, वो क्योंकि निकल जाता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो ऑडियंस हाँ, देखना चाहती जो है। ऑडियंस को जाके चिपक गया है, वो देखना चाहती है। तो संभावना को बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। हम इस बारे में बहुत बात भी करते हैं। लेकिन अभी माहौल बहुत अलग हो गया है सिद्धार्थ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने शुरू किया था ना, तब मुझे समझ में आ जाता था कि लोग हो सकता है इस चीज़ से ऑफेंड हो जाएं, क्योंकि ये मुझे भी ठीक नहीं लग रही है। लोग हो सकता है उस चीज़ से ऑफेंड हो जाए, तो मैं उसका ध्यान रखता था। लेकिन आज वो पता कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ पे ऑफेंड हो सकता है, कोई रीज़न नहीं है। मतलब लोग हमारी नोक झोंक भी नहीं समझते हैं कि ये जो कपल है ये फ्रेंड जैसा कपल है। ये एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कई लोग उसको डिसरिस्पेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। और जो आप ओरिजिनल सेल्फ दिखाना चाहते हो ना, उसमें ये चीज़ बाधा बन रही है, क्योंकि अब रॉ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अब लोग आपसे चाहते तो हैं कि आप वीडियो बनाओ और आप कुछ कहो, लेकिन वो एक्चुअली वो नहीं चाहते। वो वीडियो देखना चाहते हैं जो वो देखना चाहते हैं, और वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जैसे एक सेक्शन सेगमेंट ऑफ पीपल। मैंने सुना है कि यार आप लोग वो चीज़ें भी दिखाते हो दिखाना नहीं चाहिए, जैसे कभी कभार बहुत इमोशनल पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, फैमिली से रिलेटेड, इलनेस इन द फैमिली, और आप लोग वो लोग भी दिखाते हो, और वो लोगों को लगता है इतना नहीं दिखाना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे लोग ज़्यादा चाहते हैं। यू थिंक सो? या बिकॉज वो इतना कनेक्टेड हैं। मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी 5% की नहीं कर रहा हूँ। वो इतना कनेक्टेड है। और क्या होता है ना सिद्धार्थ, एक चीज़ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि जैसे मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है अपनी आर्ट के थ्रू अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना। कोई भी आदमी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वही क्रिएटिव फील्ड में जाता है, वही ज़्यादा आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि वो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं खुद को। तो अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी लैंग्वेज जो है वो विजुअल मीडियम है,
जैसे फिल्म्स होती हैं, अगर कोई डायरेक्टर कुछ फील कर रहा है और उसने बहुत ही इमोशनल फिल्म बना दी, तो लोग कहेंगे अच्छा इमोशनल करके हमसे पैसे कमाना चाहते हो। ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। क्योंकि भाई वो ये एक आर्टिस्ट का होता है कि अगर एक शायर ने एक इमोशन फील किया है, उसने एक शायरी लिखी है, वो कोई और पढ़े और सेम इमोशन फील करे, इमोशनल ट्रांजैक्शन है ये। और मैं वीडियो फॉर्मेट के थ्रू बात करता हूं लोगों से, हम वीडियो फॉर्मेट के थ्रू बात करते हैं, तो वो इमोशन को एज इट इज लोगों तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, जो मैं फील कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि कभी कभार एक सिचुएशन आती है जहां आप ड्रेन आउट फील करते हो कि ज़िंदगी के हर पहलू आप दिखाते हो ऑलमोस्ट एवरी डे, और वो आपको ड्रेन आउट करता है कभी कभार, कि आप सुबह आते हो, देखते हो कि अच्छा डॉगी वहाँ पे है, मैं भी ये करने वाला हूँ, संभावना ये करने वाली है, वो कभी ड्रेन आउट करता है कि हर पहलू अपनी ज़िंदगी का आप दिखाते हो? कभी कभी करता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये वाला ब्रेन आउट नहीं करता, सॉरी, इतना ज़्यादा ये बर्न आउट नहीं करता। क्योंकि जब हम ये व्लॉग ना, अभी ना सिद्धार्थ डीएनए में आ गया है, ये करना नहीं पड़ता, ये हो जाता है अब। जैसे ये सोचना नहीं पड़ता कि आज व्लॉग बनाना है, ये पहले करना पड़ता था, अब ये बॉडी में आ गया है, वो लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, जैसे ब्रश करना, जैसे नहाना, और वो अपने आप बनता जाता है। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि जब आपके पास लाइफ के बहुत सारे और काम होते हैं और आपको लगता है कि यार ये जो काम है, अब अगर मैं बैठ के लिख रहा हूँ तो इसका मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, मैं टाइप कर रहा हूँ 5 घंटे से, इसका कौन व्लॉग देखेगा? तो उस दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार इसका क्या करें। तो उस दिन लगता है कि यार आज क्या बनाएंगे, आज नहीं बना पाएंगे, आज छोड़ देते हैं। बाकी तो ऐसा हो गया है कि अगर नहीं करते हैं तो अटपटा लगता है कि वो कौन से व्लॉग्स हैं जहाँ पे आपको बहुत बहुत क्रिटिसिज्म मिला, ऑनेस्टली बताइए, और आप रिग्रेट करते हो वो व्लॉग्स? रिग्रेट तो मैं कोई व्लॉग नहीं करता, बिकॉज हमारे हर व्लॉग में सच्चाई है, वो रॉ है। क्योंकि मैं खुद एडिट करता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि मुझे ऑडियंस तक क्या पहुँचाना है। लेकिन हेट मिला है, हेट तो कई ब्लॉग्स पे मिला है। जैसे कि हम्म, अ, जैसे अभी अभी रिसेंटली हम लोग एक शादी में गए थे, और मेरे दोस्त की शादी थी। तो उसमें हम लोगों ने सारे कपड़े तैयार करके गए थे, मेहंदी में ये पहनेंगे, हल्दी में ये पहनेंगे, संगीत में ये पहनेंगे। तो गलती से मैंने कार्ड गलत देख लिया, और मैं होटल रूम में हल्दी में मैंने मेहंदी में हल्दी के कपड़े पहन लिए, और मैं चला गया। और जैसे ही मैं होटल लॉबी में पहुंचा, मुझे कुछ डाउट हुआ। मैंने कहा अरे आज ना हल्दी नहीं, आज मेहंदी है, सॉरी मेहंदी नहीं, आज हल्दी है। तो संभावना ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यार मैं चेंज करके आ जाता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं यार अब क्या फ़र्क पड़ता है, मेहंदी हल्दी तो लोगों का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि मेहंदी में हरा ही पहनना है, हल्दी में पीला ही पहनना है। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है। मैंने कहा लेकिन कर लेता, 5 मिनट लगते। बोले चलो कोई बात नहीं, और हम चले गए। अब इस चीज़ को लेके लोगों ने इतना हेट दिया कि जब अविनाश कपड़े चेंज करना चाहता था तो आपने करने क्यों नहीं दिए। ये हस्बैंड वाइफ के बीच की एक बात है, जो कि ठीक है हम शेयर करते हैं, लेकिन इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मैं पीले कपड़े पहन के भी हरे कपड़े जैसा एंजॉय कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर मैं उस शादी में पीला कुर्ता पहन के ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है वहां के लोग, रिलेशनशिप, इमोशन, एंजॉयमेंट। और उसके बारे में मैंने एक कमेंट भी लिखा कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कैसा एंजॉय कर रहा हूँ। एक बार मैं घुस गया वहाँ पे, उसके बाद तो लोगों ने कहा कि हम आपकी साइड ले रहे हैं और आप हमारे लिए कमेंट लिख रहे हैं। जबकि कमेंट बहुत प्यारा सा था, कहा आप एंजॉय करो, व्लॉग्स को एंजॉय करो, मेरे यार की शादी है, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी एंजॉय करो। उनको लगा कि संभावना कंट्रोलिंग है, हाँ, आपको कंट्रोल कर रही है। हाँ। और ये एक बहुत छोटे सेगमेंट को लगता है, और हम उसे हमेशा इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बारे में बात हो जाती है।
डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. भोजपुरी सिनेमा, आप हीरो थे भोजपुरी सिनेमा में, आपने हाँ, कई फिल्में की ना? हाँ, 3-4 दो 3 फिल्में की हैं। और वो फिल्में निकली बॉक्स ऑफिस पे? हाँ, निकली, काफ़ी अच्छी निकली। एक आध बॉक्स ऑफिस पे अच्छी निकली, एक आध को काफ़ी पसंद किया गया, क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। बिज़नेस उतना अच्छा नहीं किया। तो और फिल्में क्यों नहीं की आपने वहाँ पे? उसका एक कारण था सिद्धार्थ कि ना जो मैं करना चाहता था ना वो वहाँ बन नहीं रहा था। जैसे कि? जैसे कि जब मैं स्टोरीज़ सुनता था ना तो स्टोरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाती थी। वहाँ उस इंडस्ट्री में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रहा है वो। मैंने देखा है 15-15 मिनट में म्यूज़िक डायरेक्टर गाने बना देते हैं, एक से एक गाने बना देते हैं। लिरिक्स राइटर लिरिक्स लिख देते हैं, एक से खूबसूरत लिरिक्स लिख देते हैं। राइटर फ़िल्म बना देता है, फ़िल्म सुना देता है, लेकिन वो जब वो कन्वर्ट होती है ना तो उसमें वो एक रंग में रंग जाती है, जो कि एक्चुअल भोजपुरी सिनेमा का रंग नहीं होना चाहिए। कैसे आपको एड फ़िल्म देखते ही पता चल जाता है कि एड फ़िल्म है? आप कभी नहीं कहते कि ये फ़िल्म चल रही है। कैसे आपको साउथ की फ़िल्म देखते ही पता चल जाता है कि साउथ की फ़िल्म है? लेकिन ये सब मैं गुड एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। वैसे उसमें एक रंग है, एक फ्लेवर है, जो मुझे धीरे-धीरे ऐसा लगने लगा कि इवेंचुअली करना यही पड़ेगा। मैं आज भी भोजपुरी भाषा में एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन जैसी मैं बनाना चाहता हूँ, वैसी बनाना चाहता हूँ। जो बनाने का मौका मुझे मिल नहीं पा रहा है। सुनने में आता है कि भोजपुरी सिनेमा में मेल एक्टर्स डोमिनेट करते हैं और विमेन को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो सही है? देखिए, ऑब्जेक्टिफाई तो किया जाता है और जो गाने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अब तो डबल मीनिंग भी नहीं, अब तो सिंगल मीनिंग हो गए। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि ऑडियंस को यही देखना है। आपको लगता है कि ऑडियंस को ये देखना है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आपको मैंने अपने घर पे बुलाया है और मैंने एक बुफ़े सजाया है और उसमें एक ही सब्ज़ी है और आप भूखे हो मैं वही और खाऊंगा। मैं कह दूं कि ये तो सिद्धार्थ को यही खाना था, देखो खा रहा है। तो हर फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी ख़राब फिल्में बनती हैं। किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में इस साल 10 फिल्म बनी है तो 20 फिल्में बनी है तो 20 की 20 अच्छी नहीं होंगी। कुछ ख़राब होंगी, कुछ में थोड़ा-सा ऐसा मसाला ऐड किया होगा जिससे ऑडियंस को आकर्षित किया जा सके, कुछ में कुछ और होगा, लेकिन सब सारे फ्लेवर होने चाहिए। जैसे एक बुफ़े में सब कुछ होता है। तो अगर एक तबका ऐसी फ़िल्म बना रहा है, तो एक हमेशा एक तबका ऐसा होगा जो ऐसी फ़िल्म बनाएगा। उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा तबका खड़ा होना चाहिए, जो अलग तरीके की फ़िल्म बनाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा अब बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है, ये सच है? इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि नए भोजपुरी सिनेमा का जन्म होने वाला है। वाह! क्योंकि जब कुछ खत्म होता है तो उसके बाद कुछ नया, एक्चुअली एक नई शुरुआत होती है। जैसे मराठी फिल्म इंडस्ट्री में जब सब कुछ जा चुका था तो श्वास जैसी फिल्म आई। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जब इसी तरीके की फिल्में बहुत बढ़ने लग गई थी, जैसी अभी भोजपुरी में बन रही हैं, तो मलयालम का पुनर्जन्म हुआ और आज मलयालम सिनेमा ने जो करके दिखाया है, वो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मलयालम फिल्म्स का आज की डेट में। मुझे लगता है वो भोजपुरी के साथ होगा। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा इंक्लूसिव है?
गिव मी एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, हर लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को इंक्लूड करता है, नए आइडियाज के लिए ओपन है. आई डोंट थिंक सो. यहाँ पर बेसिकली जो सब इंडस्ट्री में हो रहा है वो यहाँ पर भी हो रहा है. ऐसा नहीं है बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं हो रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है, लेकिन क्या वो स्टार की पिक्चर सही में चल रही है या वो पेपर पे स्टार है? चलिए ये सवाल आपसे पूछता हूँ. जब भी हम कोई भोजपुरी एक्टर के बारे में सुनते हैं वो कहते हैं कि वो सुपरस्टार है. जैसे केसरी कहते हैं मैं सुपरस्टार हूँ, पवन सिंह कहते हैं वो सुपरस्टार है. ये वाकई में सुपरस्टार्स हैं? देखिए पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है. मतलब अगर ये खड़े हो जाएंगे स्टेज पे तो 4-5 लाख लोग कहीं नहीं गए. अक्षरा सिंह, अक्षरा के बारे में मैं इतना नहीं जानता क्योंकि मैंने काम भी नहीं किया और 1-2 बार ही मिला हूँ मैं. और लेकिन बाकी जो जिनका आपने नाम लिया वो देखिए पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा है. लेकिन जैसा कि एक बार किसी ने कहा था कि एक बहुत बड़े स्टार ने कि इतने सारे लोग मेरे घर के पास भीड़ लगाते हैं, ये मेरी पिक्चर देखने क्यों नहीं आ रहे हैं थिएटर में? तो वो पॉपुलैरिटी किस चीज़ की, आपको लाइव देखने की है कि आपको पर्दे पे देखने की है, वो एक सवाल है. इसलिए कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में इतनी पॉपुलैरिटी है किसी एक्टर की, पर फिल्म कोई देखता ही नहीं है उनका. करेक्ट. तो बोलते हैं कि भाई ये मिलियंस जो है वो कहाँ है. अगर देखो आप किसी के 50 मिलियन फॉलोअर हैं, 40 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, अगर उसकी आधी जनता भी फिल्म देख ले आके थिएटर में, उसको लेके फिल्म बनाई जाए, तो फिल्म आराम से 500 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस कर लेगी. तो हाल ही में कुछ इंडियन क्रिएटर्स मिले थे टॉम क्रूज से. टॉम क्रूज का इंस्टाग्राम फॉलोइंग इस वक्त है 13.9 मिलियन. ओके. और दूसरी क्रिएटर अवनीत कौर का है 31.9 मिलियन. कौन बड़ा स्टार हुआ इसमें? ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है. ऑब्वियसली टॉम क्रूज. तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर. टॉम क्रूज 14 मिलियन है, अवनीत कौर ने शायद जिंदगी में एक पिक्चर किया होगा, वो 18 मिलियन टॉम क्रूज से ज्यादा है. ये क्या लॉजिक है? मुझे लगता है लॉजिक ये हो सकता है सिद्धार्थ कि कई बार ना जब अभी जो यंग जनरेशन है उसको शायद इतना नहीं पता होगा कि टॉम क्रूज ने क्या क्या किया है. हमारे लिए टॉम क्रूज बहुत बड़ा स्टार है. लाइक अगर आप आज के किसी टीनेज जेनजी यंग बच्चे से पूछोगे कि आपका स्टार कौन है, तो वो किसी यूट्यूबर का नाम लेगा. क्योंकि जो ऑडियंस हमें 7 साल 8 साल पहले फॉलो करती थी, आज उसकी उम्र बढ़ चुकी है. जो लड़का 18 साल का था वो आज 25 का हो गया होगा. अब 18 साल का नया लड़का आया है, क्या वो मुझे पसंद करता है? या टोनी कक्कर हाँ ज्यादा फॉलोइंग रखता है सोनू निगम से. कौन बड़ा सिंगर हुआ? यार अगर सिर्फ सिंगिंग की बात करें तो ऑब्वियसली सोनू निगम. पर नंबर्स टोनी के क्यों इतने हाई हैं? ये मेरा भी सवाल है सिद्धार्थ. और ये लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, लोग ना बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि जब किसी स्टार के साथ कुछ होता है, या जैसे अभी एक इन्फ्लुएंसर, एक कंटेंट क्रिएटर ने सुसाइड किया कुछ दिन पहले, मुझे पता चला फॉलोअर्स की वजह से. तो लोग कहते हैं कि भाई अगर आप उसके पहले जब किसी ने ऐसा ही कुछ किया था तो लोग कहते थे कि भाई किसी से बात करनी चाहिए थी, ये क्यों किया आपने. लेकिन जब दोबारा ये केस होता है और कोई ऐसा करता है तो आप जिन लोगों का उसने नाम लिया होगा या जो भी कहा होगा, सीधा उनको गाली देने पहुंच जाते हो. फिर आप भूल जाते हो कि इसको क्या आपने मौका दिया था बात करने का आपसे या किसी जानने वाले से. तो इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपको ऐसा लगता है, उस आप में आप और मैं भी आते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा स्टार है और इसकी फॉलोइंग होनी चाहिए, ये इंसान डिजर्व करता है, तो हम पता क्या करते हैं, जिसके उससे ज़्यादा है ना उसको जाके गाली देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम इसके फॉलोअर्स बढ़ा दें. अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्टार सन है या कोई नेपो किड है
या कोई ऐसा बंदा है जो डिजर्विंग नहीं है और उसके फॉलोअर ज़्यादा हैं और उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अनफॉलो कर दो उसको यार। कि मैं जाऊं और हर्षवर्धन राणे, राघव जुयाल और विनीत सिंह का फॉलोअर बढ़ा दूं। और शायद इनको, जिनको मैं क्रिटिसाइज करता हूं, हाँ। जिनको मैं कहता हूं कि मुझे ये हाँ। पसंद है, उनको अनफॉलो कर दो ना फिर। हाँ, और आप कुछ कहो ही मत ना। आप जिसको आगे देखना चाहते हो जाके उसके फॉलोअर बढ़ा दो, जिसको आपको लगता है जो डिजर्व करता है, लेकिन आप वो नहीं करोगे, आप दूसरे को गाली दोगे। कि उसमें मजा आ रहा है। हमारी अप्रोच ही गलत है, हमारे एक्शंस ही गलत है। आप बॉलीवुड में अभी भी एज एन एक्टर बड़ा बनना चाहते हो? मैं आया ही उसी लिए हूं। अभी भी वो हार्डकोर सपना अंदर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो सपना है ही, वो सपना कभी जाएगा ही नहीं। आसान है आपके लिए इस वक्त, क्योंकि आप डिजिटली बहुत बड़े हो चुके हो और आपका अमेजोन वाला प्रोजेक्ट भी अब अच्छा रिस्पेक्ट पा रहा है, जी। लोग तारीफें कर रहे हैं। अब आसान है लोगों से मिलना, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से? ये इस वजह से आसान नहीं है, ये इस वजह से आसान नहीं है भाई, ये इस वजह से आसान है क्योंकि मैं अब लिखता भी हूँ। तो जिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए मुझे सालों लग गए एज एन एक्टर, मैसेज कर करके मैं थक गया, क्योंकि एक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक्टर्स तो बेसिकली रिजेक्ट करने पड़ते हैं, सिलेक्ट तो करने ही नहीं है, रिजेक्शन का प्रोसेस है। तो एक्टर्स की ज़रूरत बहुत कम है क्योंकि एक्टर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब से मैंने राइटिंग शुरू की ना, तो उन लोगों से मिलना बहुत आसान हो गया। मेरा सर्कल बहुत बढ़ गया उस वजह से, जिनसे मैं एक्टिंग के लिए कभी नहीं मिल सकता था। तो नाउ आई नो पीपल, आई एम मीटिंग देम, एंड द थिंग इज कि क्योंकि बाय हार्ट आई एम एन एक्टर, व्हेन आई गो एंड आई नरेट अ फिल्म, वो मेरे लिए अपने आप में एक परफॉर्मेंस है। तो आप अपना एक्टिंग का हुनर भी दिखा देते हो तो? हाँ, और मैं जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नरेट करता हूँ ना, तो मैं उसमें ही खुश हो जाता हूँ कि आज मैंने परफॉर्म कर दिया एक आदमी के सामने, मजा कभी आया। ऐसा हुआ है कि आपने नरेट किया और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बोला भाई आजा आजा मेरे शो में आजा, मेरे फिल्म में आजा? नहीं, तो एक तो दुपहिया में ही हुआ, हालांकि इसके लिए ऑडिशन दिया मैंने, और एक और फिल्म मैंने की है नौसिखिए, उसमें भी, लेकिन उसमें भी मैंने ऑडिशन दिया। लेकिन हाँ, ये होता है कि लोग ज़रूर पूछते हैं कि यार आप जो नरेट कर रहे हो, आपने 20 कैरेक्टर हैं एक फिल्म में, आप इतनी जल्दी स्विच कैसे करते हो कैरेक्टर की वॉइस में, टोन में? तो आर यू एन एक्टर? तो फिर मैं बताता हूँ कि प्राइमरीली आई एम एन एक्टर ओनली, और इसमें मुझे मज़ा आता है नरेट करने में, क्योंकि मुझे 20 कैरेक्टर प्ले करने को मिलते हैं, और मेरे लिए मैटर करता है कि एक भी आदमी अगर अपना अटेंशन दे के मुझे सुन रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गाड़ी की ओर चलता हूँ। जी। BMW आपने गिफ्ट किया जी। संभावना को, जी। तो सोशल मीडिया में एक आया कि इट्स 1.81 करोड़, किसी ने बोला 1.17 करोड़। कितने करोड़ों की गाड़ी थी भाई? इट्स 1.25। और आपने खुद अपने पैसे से खरीदा जी। और संभावना को दे दिया। फैंटास्टिक ब्रदर, बहुत बहुत रिस्पेक्ट आपको इसके लिए। थैंक यू सो मच भाई। ये सपना था बहुत समय से कि मैं इतनी अच्छी गाड़ी खरीदूं और संभावना को गिफ्ट दूं। ये अपना ये सपना धीरे धीरे बना एक्चुअली। जब थोड़ा काम मुझे मिलने लगा तो संभावना की काफ़ी टाइम से नज़र थी इस कार पे कि मुझे लेनी है। तो उस दिन से मेरे अंदर ये आया कि यार अगर मैं ये दे पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उस वक्त हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया, और तब भी मैं इसमें था कि ले ना ले, ले ना ले, ले ना ले। और टेस्ट ड्राइव लेने के 6 महीने बाद गाड़ी ली है, जब मैं श्योर हो गया कि मैं दे सकता हूँ, और उसके बाद भी मेरा सिस्टम हिलेगा नहीं तो क्योंकि वो सब बजट देखना पड़ता है, कैसे आप कर पाओगे, कैसे नहीं कर पाओगे। एंड संभावना ऑलरेडी उसके पास मर्सिडीज़ है, तो मुझे लगा था कि अब मर्सिडीज़ से ऊपर आप क्या ही जाओगे। लेकिन मुझे लगा कि वो एक बार किसी की गाड़ी में बैठी थी X5 में, और उसने बोला यार ये बहुत कंफर्टेबल है, क्या इंटीरियर है, कितने स्मूथ चलती है ये, और SUV एक लेनी थी हमको, तो मुझे लगा कि ये लेते हैं। और जब संभावना उस गाड़ी में बैठी तो उसकी जो फीलिंग्स थी
वो देख के मुझे इतना ज़्यादा, मैं क्या कहूँ उसको, क्योंकि हमें लग रहा था कि यार अब अगर आप एक बार मर्सिडीज़ में बैठ चुके हो तो आपके घर में अब एक पॉइंट के बाद अब आप कोई भी गाड़ी ले लो या कुछ भी ले लो, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है। एक पॉइंट के बाद वो वहाँ रुक जाती है, क्योंकि गाड़ी तो गाड़ी है, फिर आप कितनी भी बड़ी लेते जाओ। तो मुझे लगा था उतना नहीं होगा, लेकिन संभावना ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, वो इतना ज़्यादा इसलिए था क्योंकि वो शायद मैंने गिफ्ट की थी। वही है भाई, शायद वही नहीं वही है भाई। हाँ। तो उस चीज़ की मुझे खुशी हुई कि मैं कुछ कर पाया। आपके 2 पेट्स थे, वो आपने खो दिए ना? जी, अभी भी बहुत मिस करते हो दोनों को, आप दोनों? बहुत ज़्यादा, संभावना तो बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। कोको एंड चेरी, चेरी, वो आपके लिए बच्चों जैसे थे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। So it's like parents losing their children. और जो चेरी थी, वो उसके साथ थोड़ा अचानक हो गया, ऐसा लगा। तो जो कोको था वो 19 इयर्स का था। तो डॉक्टर्स भी सरप्राइज़ थे कि ये 19 इयर्स का हो गया यार, नाउ लेट हिम गो। मतलब अगर अब वो बीमार है या उसकी तबीयत ख़राब है, तो आप ये प्रे मत करो कि वो थोड़ा और रहे साथ में, क्योंकि वो आपने उसको जो लाइफ दी है, वो इतना लंबा इसी वजह से जी पाया है। लेकिन चेरी का थोड़ा अचानक हो गया, तो वो थोड़ा, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने स्टडी रूम में जाता हूँ, तो वो सुबह-सुबह आके, जैसे जो चेयर होती है जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, वहाँ पे आके बैठ जाती थी और मैं काम करता था। तो मुझे एक आदत हो गई थी कि अगर मुझे पीछे अपने आप को स्लाइड करना है या पानी के लिए उड़ना है, तो पहले मैं नीचे देखता हूँ कि कहीं उसकी पूँछ तो नहीं आ जाएगी, उसका पैर तो नहीं आ जाएगा। वो अभी तक हो रहा है मेरे साथ। मैं सुबह उठता हूँ, ऐसे हुआ, मैं जैसे पीछे होने के, मैंने कहा ओ चेरी, तो आई लुक डाउन एंड चेरी इज़ नॉट देयर। संभावना के साथ भी होता है, क्योंकि सुबह वो उठती थी, उस रूम में बैठती थी, चेरी वॉक करते हुए आती थी। उसको अब भी लगता है कि वो आ रही होगी। उसका जो बेड है वो खाली है। तो बहुत टाइम लग जाता है इससे निकलने में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डॉग के जाने पे भी जो लोग इतना फ़ील करते थे, वो कैसे करते थे। इतना उनको क्यों दुःख होता था और इतना लंबा क्यों होता था। ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जब तक आपने सिर्फ सुना है और देखा है, तब तक आप वो फ़ील नहीं कर सकते। कभी डिप्रेशन से गुजरे हो आप? मैं डिप्रेशन से तो नहीं गुज़रा सिद्धार्थ, या पता नहीं गुज़र के निकल गया हूँ, पता ना चला हो, क्योंकि इस बारे में तो मैं भी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हलचल तो होती है, अभी भी? अभी भी बीच-बीच में होती है हलचल, कभी थोड़ी बेचैनी। लेकिन मुझे ना उसका एक मैप मिल गया है। जैसे मैंने कहा कि मैं उसको सिम्पटम की तरह देखता हूँ। जैसे कुछ हुआ ना, तो वो सिम्पटम है, अब बीमारी क्या है? फिर मैं बीमारी ढूँढता हूँ। हम लोग कई बार उसी को बीमारी समझ लेते हैं कि अरे बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है, पता नहीं क्यों मैं बेचैन हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारे सिम्पटम्स हैं, बीमारी कुछ और है। उसके लिए थोड़ी देर ना दिन में सब कुछ साइड करके बैठ जाना चाहिए। आप करते हो रोज? मैं रोज़ करता हूँ। क्या करते हो आप? बैठ जाते हो, आंख बंद कर लेते हो? मैं आँख बंद कर लेता हूँ। विपश्यना मेडिटेशन में एक मेडिटेशन है जो उससे पहले शुरू होता है, जिसको आनापान कहते हैं। और विपश्यना पूरी तरह से साइंटिफिक चीज़ है, उसमें कुछ भी इफ़ एंड बट नहीं है। वो बहुत हेल्प करता है। कई बार जो वहाँ पर उन्होंने 10 दिन करवाया कि आप 10 दिन एक कमरे में अकेले रहेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, दिन भर मेडिटेट करेंगे, लास्ट मील आपका 5 बजे होगा शाम को। आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते किसी के साथ। आपके फ़ोन जमा हो जाएंगे 10 दिन के लिए। आपके पास ना कोई पेपर होगा, ना पेन होगा। वो सेम चीज़ मैं फ़ॉलो करता हूँ घर पे आधे पौने घंटे के लिए। आप देखो, जब आप अगर किसी को रेस्टोरेंट में या कहीं पे देखोगे ना, अगर कोई आदमी ऐसे बैठा है,
और उसका फ़ोन साइड में रखा है, कहीं रखा है, और वो चुपचाप ऐसे बैठा है ऐसे। थोड़ी देर में ना लोग सोचेंगे पागल है, जो कि एक्चुअली नॉर्मल है, कि ये ऐसे बैठा हुआ है, खाली कुछ कर ही नहीं रहा। लोग को लगेगा भाई साहब आप नॉर्मल हो, जाके कोई ना कोई पूछ लेगा उससे। एक्चुअली वही नॉर्मल है। हमें हर वक्त हम लोग कॉलेज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कॉलेज में हम लोग यही तो करते थे यार। करेक्ट, दो दोस्त बैठे, हाँ, पार्क में चले गए, चले गए, कॉलेज खत्म हो पार्क में बैठ जाते ऐसे, हाँ, बैठ जाते हैं। देखते हैं, कई बार बातें भी खत्म हो जाती हैं, बैठे हुए हैं, बैठे, क्योंकि फोन तो था नहीं फ़ोन हमारे तो था टाइम नहीं। पे स्पेशली। करेक्ट। बस कोई बटरफ्लाई देख रहा है बैठ के। आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें लोगों को ना एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनके पास कुछ भी नहीं था। आप एक कमरे में बैठे हो, डार्क रूम है, मतलब डार्क वॉल्स हैं, कुछ भी नहीं है करने के लिए, और आपको वहाँ पे कुछ घंटों के लिए बैठना है। उनको रिकॉर्ड किया गया। धीरे धीरे उनके पैर हिलना शुरू हुए, फिर बेचैनी हुई, फिर खुजली हुई, क्योंकि हमें हर वक्त कुछ करना है। और अगर आप कहते हैं भगवान को पाना है तो कुछ नहीं करना है। अब आप उसको भगवान कह लो, सुख कह लो, शांति कह लो, अध्यात्म कह लो, कुछ भी कह लो। वो लोग करते रहे और उनके सामने सिर्फ एक बटन दिया गया बजर की तरह, कि अगर आपको कुछ करने का मन करे तो ये बजर दबा देना। आप उस बजर से होता क्या था, आप वो बजर दबाओगे, आपकी चेयर में करंट आएगा, एंड दैट्स पेनफुल। आपको पता है 95% लोगों ने वो बजर दबाया, कई बार दबाया, क्योंकि उन्हें कुछ तो करना था। माय गॉड। तो आप बी द मोमेंट पे रहते हो, इसको जस्ट बीइंग इसको कहते जस्ट हैं। बीइंग। जस्ट बीइंग, कुछ हाँ। नहीं। आप रोज करते हो 10-15 मिनट। हाँ, और बाहर भी कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे फ़ोन, लिखना, पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, कुछ नहीं। अंदर भी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ ना हो। क्योंकि अगर आप बैठे हो और आपकी थॉट्स की चेंज शुरू हो गई, तो फिर ख़त्म कहानी। आपको उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अच्छा बताओ, जल्दी। आमदनी सबसे ज्यादा कहाँ से आती है? व्लॉग से आती है, ब्रांड डील से आती है, व्यूज से आती है, लिखने से आती है, शो से आती है, कहाँ से आती है? आमदनी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है सब जगह। मैं किसी को भी ज़्यादा नहीं बता सकता। ये 4-5 सोर्स ऑफ इनकम की वजह से सब नॉर्मल रहता है। क्या क्या 5 सोर्सेज है? मैंने तो बोला है ऐसे ही, आप हाँ। बताइए। ब्रांड डील्स हो गए, इंस्टा पे ब्रांड डील्स हो गए, यूट्यूब हो गया, राइटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, संभावना के बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसमें उसके इंस्टाग्राम की ब्रांड डील्स हो गई, कई बार शोज़ हो गए, कई बार किसी चीज़ का कोई इनॉग्रेशन करना है, इवेंट्स हो गए, या फिर अपीयरेंसेस हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू अविनाश। माय गॉड यार, पहले दिन से जब मिला हूं, आई ऑलवेज लव्ड यू एज अ पर्सन यार। थैंक कि यू, तुम्हारे अंदर ये ठहराव है, रियली लाइक इट भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुल ठहराव है। आई फील वेरी पीसफुल विथ यू भाई, सच में। थैंक यू सो मच भाई। लेकिन आपके अंदर भी वो ठहराव है, लेकिन वो ठहराव ऐसा है कि जैसे कोई नदी होती है ना, वो बहती है, बहुत ऊपर से बहुत तेज़ बहती है, लेकिन उसके नीचे ठहराव होता है। एनर्जी बहुत है, लेकिन अंदर, जो इंटरव्यू से पहले हमारी बात हुई, उसमें मैंने देखा है कि यहाँ भी एक क्रिएटेड सिद्धार्थ है और एक रियल सिद्धार्थ है। दैट्स व्हाई आई रिलेट टू यू सो मच। एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ। हाँ भाई। मेरी वाइफ नेहा ने कवाई कॉस्मेटिक स्टार्ट किया, परफ्यूम फॉर किड्स, ओह लवली। वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई, बहुत सेफ है बच्चों के लिए। और अब ग्रोन अप्स भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि Okay. सेफ प्रोडक्ट्स है ना। किसी के पास एलर्जी हो हाँ। या किसी के पास कुछ स्किन का प्रॉब्लम हो, दे कैन यूज इट। सो इट्स रियली डूइंग वेरी वेल। नेहा ने 5 साल रिसर्च किया इसके लिए। तो अब बच्चे भी ऑर्डर कर रहे हैं, ग्रोन अप्स ऑर्डरिंग इट। ये तुम्हारे लिए मेरे भाई, कवाई कॉस्मेटिक्स का परफ्यूम फॉर किड्स। थैंक यू सो मच भाई, वेरी थॉटफुल। और ये तुम ट्राई भी करो। हाँ बिल्कुल ट्राई करूँगा। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बच्चों के लिए परफ्यूम। हाँ, एक्चुअली लवली दिस इज। ट्राई करके मुझे बताना कैसा लगा। पक्का पक्का। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू भाई। थैंक यू सो मच भाई। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ यहाँ पे अक्सर, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करो, क्योंकि अभी बहुत अचीवमेंट्स आते रहेंगे। और इसलिए आएंगे क्योंकि तुमने लाइफ में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ देखा है, कि नाउ
you're ready for the bigger things in life, और वो तुम सही तरीके से उसको हैंडल भी करोगे इन एक्सपीरियंसेस की वजह से। थैंक यू सो मच भाई। मेरा भाई अविनाश, थैंक यू।